इस अध्याय में हम देखेंगे कि राजा और शासक अपनी सत्ता को कैसे बनाए रखते थे। वे अपनी नीतियों के माध्यम से अपने शासन को मजबूत करते थे। इसके साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे मकसान और नगरीय व्यापारी इन नीतियों से प्रभावित होते थे। मध्यकालीन भारत में शासन की संरचना और आर्थिक गतिविधियां गांव और नगर दोनों पर निर्भर थीं। इसका मतलब यह है कि गांव और नगर के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और उनके बीच का संबंध बहुत महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए, अगर एक राजा अपने क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देता था, तो इससे नगर के व्यापारी लाभान्वित होते थे और गांव के लोग भी इससे प्रभावित होते थे। तो इस अध्याय के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि कैसे राजा और व्यापारी एक दूसरे के साथ मिलकर समाज की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को आकार देते थे। इस अध्याय में हम मकसान की जिम्मेदारियों, उनके अधिकारों और नगरों में व्यापारियों की भूमिकाओं पर ध्यान देंगे। मकसान, जो कि शासन के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, उनके पास कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि कानून का पालन कराना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। वहीं व्यापार और व्यवसायियों का नगरों में एक खास स्थान होता है, क्योंकि वे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और समाज में समृद्धि लाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक नगर में व्यापारी अपने उत्पादों को बेचते हैं, वे न केवल अपने लिए लाभ कमाते हैं, बल्कि नगर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। इस प्रकार भूमि का स्वामित्व, कर व्यवस्था और व्यापार न केवल शासन के ढांचे को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान नगरों में व्यापार और उद्योग का विकास हुआ, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं। समाज की संरचना भी बहुत जटिल थी, जहां जाति, पेशा और भूमि का अधिकार लोगों की स्थिति को निर्धारित करता था। उदाहरण के लिए, एक किसान को अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को देना होता था, जबकि व्यापारी अपने व्यापार से लाभ कमाते थे। इस पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह मकसानों, व्यवसायियों और व्यापारियों के जीवन में संतुलन बनाने में मदद करता है। इस प्रकार इस काल की आर्थिक और सामाजिक संरचना भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण बदलावों की नींव रखती है। नगरों में मजदूर, कारीगर और व्यापारी विभिन्न पेशों में काम कर रहे थे। उनकी आय मुख्य रूप से व्यापार और मजदूरी पर निर्भर करती थी। परिवार और सामाजिक संबंध भी आर्थिक स्थिति से प्रभावित होते थे। इस दौरान महिलाओं की स्थिति सीमित थी, लेकिन घर के कामकाज में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए, जैसे एक परिवार की आय कृषि पर निर्भर होती थी, वैसे ही उस परिवार की सामाजिक स्थिति भी उसी से प्रभावित होती थी। इस समय की आर्थिक जीवन शैली में कृषि, कर व्यवस्था, बाजार और व्यापार के क्षेत्र में महिलाओं का संतुलन बना रहता था। इस प्रकार मकसानों की कठिनाइयां और नगरों की संरचना उस समय की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को स्पष्ट करती हैं। राजा अपने दरबार में मंत्रियों और अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन चलाते थे। यह प्रशासन बहुत जटिल था, जिसमें न्याय और कानून व्यवस्था का ध्यान रखा जाता था। सांस्कृतिक दृष्टि से इस समय में धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कारों का निर्माण हुआ। कला, संगीत और साहित्य का विकास भी हुआ, जिसमें अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजाओं ने कला और संस्कृति को संरक्षित किया, जिससे समाज की सांस्कृतिक पहचान बनी। उदाहरण के लिए, जैसे एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, वैसे ही इस समय की कला और संस्कृति ने समाज को विविधता और समृद्धि दी। इसलिए राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्ष को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह राज्य और समाज के बीच के संबंधों को स्पष्ट करता है। बंगाल में मकसानों को कर देना पड़ता था, और यह कर व्यवस्था अक्सर मनमानी नीतियों के तहत संचालित होती थी। इससे कभी कभी मकसानों और अधिकारियों के बीच विवाद भी उत्पन्न होते थे। इसके अलावा नगरों में मजदूरी और व्यापारिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण थीं, जैसे कि दिल्ली और गुजरात के बाजार।
यहाँ विभिन्न पेशे के लोग काम करते थे और व्यापारियों के माध्यम से माल का लेन देन होता था। इस केस स्टडी से हम देख सकते हैं कि मकसानों और नगरवासियों की स्थिति केवल आर्थिक नहीं थी, बल्कि यह राजनीतिक नीतियों और प्रशासनिक ढांचे पर भी निर्भर करती थी। यह हमें यह समझाता है कि राजाओं की नीतियां समाज के विभिन्न वर्गों को किस तरह प्रभावित करती थीं। इस प्रकार यह अध्याय हमें मध्यकालीन समाज की संरचना और जीवन शैली का एक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। राजा और राज्य का मुख्य उद्देश्य सत्ता बनाए रखना और शासन व्यवस्था को सुचारू रखना होता है। राजा अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई उपाय करता है। वहीं मकसान, जो कि कृषि का कार्य करते हैं, शासन को बढ़ाने में मदद करते हैं। वे कृषि उत्पादन के माध्यम से करों का भुगतान करते हैं, जिससे राज्य की आय बढ़ती है। नगरों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे व्यापार, उद्योग और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। नगरों में व्यापार बढ़ने से न केवल आर्थिक विकास होता है, बल्कि यह शासन को भी मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक बाग में पेड़, फूल और फल सभी मिलकर एक सुंदर दृश्य बनाते हैं, वैसे ही राजा, मकसान और नगर मिलकर समाज की समृद्धि में योगदान करते हैं। इस प्रकार राजा, मकसान और नगर एक दूसरे के साथ मिलकर एक मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं। जब हम मध्यकालीन शासन की बात करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम यह जानें कि इन तीनों तत्वों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता था। उदाहरण के लिए, जब एक राजा अपने राज्य में स्थिरता बनाए रखता था, तो इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता था। इसी तरह एक मजबूत अर्थव्यवस्था शासन को मजबूत बनाती थी। इस अध्याय में कुछ प्रमुख अवधारणाएं और घटनाएं भी शामिल हैं, जिन्हें याद रखना जरूरी है, खासकर परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे कि जब हम किसी विशेष घटना का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि वह सत्ता और अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालती है। तो इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य हमें मध्यकालीन शासन और प्रशासन का एक स्पष्ट चित्र प्रदान करना है, जिससे हम बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकें और उत्तर लिख सकें।